दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों आज से 12th के एग्रीकल्चर के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनकी क्लास 12th की आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। उनकी क्लास जो है जिसमें हम सबसे पहले लिया है हमने जो सब्जेक्ट है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर मैंने फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र, इसका यूनिट फर्स्ट हमने लिया है। रोज़ हम आपको एक एक यूनिट पढ़ाएंगे जिसमें हमको जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम समझाएंगे। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? जल निकास। दोस्तों देर ना करते हुए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट है, चैप्टर का नाम जल निकास। ध्यान रखें दोस्तों, इसकी हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों जल निकास। जैसे पहला क्वेश्चन जैसे बनता है ये है जल निकास की जल निकास क्या होता है और इसके हमको उद्देश्य बताना। इस तरह से आपके जो एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल निकास किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। तो सब लोग जानते हैं जल निकास मतलब आपका जल को निकालना, सीधा सीधा हम कह सकते हैं। तो खेत में भरे हुए फालतू पानी को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? जल निकास। क्या होता है दोस्तों, बरसात में आपके खेत में अगर पानी भर जाता है, जो पानी को कृत्रिम मतलब किसी व्यक्ति किसी के द्वारा उस पानी को अगर बाहर निकाला जा रहा है, तो क्योंकि वो फालतू पानी है उसको अगर बाहर निकाला जा रहा है तो कह सकते हैं उसी को हम जल निकास कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि खेत में भरे हुए फालतू जो पानी है उसको कृत्रिम रूप से बाहर निकालना ही जल निकास कहलाता है। इसके दोस्तों उद्देश्य क्या है ये थोड़े हम देख लेते हैं। उद्देश्य की बात है तो सबसे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हम जल निकास क्यों कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। दोस्तों उद्देश्य में भूमि में उचित तापक्रम बनाए रखना। पहला हमारा उद्देश्य क्या होगा, क्योंकि पानी निकाल देंगे तो हमारी जो भूमि है उसका हमारा उद्देश्य होगा कि तापक्रम को सही बनाए रखे, क्योंकि पानी हो रहा है तो उसका टेम्परेचर गड़बड़ हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दूसरा, जैसे भूमि में वायु संचार बढ़ाना, क्योंकि जो भी पौधे होते हैं दोस्तों उनकी जड़ों की वृद्धि के लिए वायु का संचार होना ज़रूरी होता है। तो वायु संचार बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम जल निकास करते हैं। तीसरा उद्देश्य क्या हो सकता है, भूमि की भौतिक दशा में सुधार करना। ये भी है क्योंकि जल अगर अधिक समय तक हमारे खेत में भरा रहा तो क्या हो सकता है, हमारी उसकी जो भूमि है उसकी भौतिक दशा खराब हो सकती है। तो भौतिक दशा सुधार करने के लिए हम जल निकास करते हैं। ये तीसरा आपका उद्देश्य। चौथा उद्देश्य दोस्तों क्या है, भूमि को दलदल होने से बचाना है, दलदल बनने से रोकना। बिल्कुल दलदली क्या होता है, पानी अगर अधिक समय तक दोस्तों खेत में भरा रहा तो आप समझ सकते हो कि आपकी जो भूमि है वो कैसी हो जाएगी, दलदली हो जाएगी। तो दलदल होने से हम भूमि को बचा सकते हैं, किसके द्वारा? जल निकास के द्वारा। नेक्स्ट हमारा और क्या उद्देश्य हो सकता है, पांचवा उद्देश्य है लाभदायक जीवाणु की क्रियाशीलता बढ़ाना। बिल्कुल दोस्तों, लाभदायक जीवाणु आपकी जो भूमि में पाए जाते हैं, जो कि आपकी भूमि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी क्रियाशीलता बढ़ाना। क्योंकि अगर पानी भरा रहेगा खेत में, जल निकास अगर नहीं करेंगे तो उनकी क्रियाशीलता बिल्कुल कम पड़ जाएगी। तो अपन को क्या करना है, पानी को बाहर निकालना है और जीवाणु की क्रियाशीलता बढ़ाना। आपको समझ में आने वाला क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है जल निकास के लाभ या महत्व लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी तरीके से इसको समझिए। तो जल निकास का महत्व निम्न प्रकार इस तरह से तो आपको लिखना ही होता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है भूमि की भौतिक दशा सुधरती है। अभी मैंने उद्देश्य में आपको जस्ट बताया था उसी तरह सेम टू सेम, एक जल निकास कर देंगे तो भूमि की जो भौतिक दशा है वो सुधर जाएगी। क्योंकि दलदल हो जाएगी, पानी जैसे भरा रहता है तो बेकार हो जाएगी, वो अम्लीय भी हो सकती है, आपकी लवण उसमें एकत्रित हो जाएंगे। तो उसको अगर पानी हमने बाहर निकाल दे तो उसकी दशा क्या हो जाती है, सुधरती है। ये हमको पहला लाभ हुआ। दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों, उचित जल निकास से भूमि का तापक्रम सही बना रहता है। बिल्कुल, अगर हमने सही तरीके से पानी को बाहर निकाला है, पूरी तरह से निकाल दिया है, तो आपकी जो भूमि है उसका जो टेम्परेचर है वो पूरी तरह से सही बना रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, भूमि में वायु संचार बढ़ता है। बिल्कुल, भूमि अगर हम पानी को बाहर निकाल देंगे तो सीधी सीधी सी बात है कि आपकी जो भूमि है, जो मृदा है, उसमें आपका जो पूरी तरह से वायु संचार बढ़ रहा है। अब वायु संचार बढ़ जाएगा तो अब ऑटोमेटिकली उस जो पौधे होते हैं उनकी जड़ वृद्धि करेंगी। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है दोस्तों, भूमि दलदल होने से बच जाती है। दलदल का मतलब मैंने आपको अभी जस्ट समझाया था, दलदल का मतलब होता है कीचड़ हो जाना। कहने का मतलब जो कीचड़ होता है, अगर दलदल होने से बचाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जल निकास। तो अपन को क्या हो रहा है, जल निकास से ये लाभ हो रहा है, क्योंकि भूमि हमारी दलदल होने से बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पांचवा, भूमि में जीवाणुओं की क्रियाशीलता। बिल्कुल, भूमि में क्या हो जाती है, जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। छठवा है जल निकास करने से फसलों की
पैदावार भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, पानी को अगर हमने बाहर निकाल दिया है तो आपको अच्छी तरह से समझ सकते हो कि पैदावार भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? समझ सकते हो कि पानी भर रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जड़ गल जाएंगी और उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप पानी आप निकाल दोगे तो अच्छा सा उत्पादन होगा। तो आप कह सकते हैं कि जल निकास से फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो कहता है अतिरिक्त जल से, मतलब जो जल भरा हुआ है उससे होने वाली हानि लिखिए। मतलब जो खेत में पानी, पहले तो क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि अतिरिक्त जल से होने वाली हानि लिखिए। अथवा में भी एक क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि खेत का उचित जल निकास न होने से कौन कौन सी हानियां होती हैं। तो क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह समझना है। सबसे पहले तो कि आपका जैसा खेत है उसमें पानी भर गया है, अतिरिक्त पानी, मतलब अपन को जरूरत भी नहीं है उससे भी ज्यादा अगर खेत में पानी भर गया है तो उससे अपन को क्या क्या हानियां हो रही हैं, क्या क्या उसको नुकसान हो रहा है, इस चीज को अपन को अच्छी तरह से जो आपका क्वेश्चन है उसके आंसर में आपको समझना है। दोस्तों, आपको दूसरे वाले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? कहीं डाउट हो तो आप लोग एक कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बता सकते हैं। तो तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें यही है, अथवा इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अतिरिक्त जल से होने वाली हानि लिखिए, या अथवा मैं दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है खेत का उचित जल निकास होने से कौन कौन सी हानि होती है। तो इसको हम आंसर इसको समझते हैं। तो निम्न हानि होती है दोस्तों, भूमि की भौतिक दशा खराब हो जाती है। बिल्कुल, अगर खेत में पानी भरा रहा तो आप लोग समझ सकते हो कि उसकी जो भौतिक दशा है भूमि, क्योंकि लवण उस पर एकत्रित हो जाएंगे, ज़्यादा पानी भरा रहेगा तो उसकी भौतिक दशा क्या हो जाती है? आपकी खराब हो जाती है। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझ सकते हो। बिल्कुल, हानि हुई कि नहीं हुई? दूसरा है आपकी भूमि में जीवाणु की क्रियाशीलता कम हो जाती है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, भूमि में जीवाणुओं की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाती है। बिल्कुल, अगर पानी भरा रहा, उसमें पानी भरा तो जो जीवाणु हैं वो पूरी तरह से तरीके से आपकी भूमि में, मृदा में पूरी क्रियाशील नहीं रहेंगे। अगर क्रियाशील नहीं रहेंगे तो आपको पता है जो भूमि में कोई भी सड़ने के लिए से कोई खाद की बात है तो सड़ेगी, वो पूरी तरीके से सड़ नहीं पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों तीसरा, जल निकास ना होने से भूमि दलदली हो जाती है। बिल्कुल, जल निकास अगर उसमें नहीं हुआ, पानी को बाहर नहीं निकाला गया तो भूमि कैसे हो जाएगी? कीचड़नुमा हो जाती है। ये बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए। नेक्स्ट चौथा है दोस्तों, कृषि क्रियाएं समय पर नहीं हो पाती। सही बात है, ना ही हम उसमें जुताई कर सकते हैं, ना ही समय पर बुवाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, अगर खेत में पानी भर रहा तो ना तो जुताई कर पाएंगे ना ही उसकी बुवाई कर पाएंगे। तो ये भी एक समस्या है। तो कहने होता है ये भी एक आपकी हानि है जल निकास ना होने से। पांचवा है दोस्तों, फसलों का उत्पादन घट जाता है। बिल्कुल, जब खेत में पानी भरा रहा है तो आपको पता है जड़ गल जाएंगी, जड़ गल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली उसका उत्पादन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये तो आप अच्छी तरह समझ सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों छठवां, भूमि का तापमान कम हो जाता है। बिल्कुल, भूमि का तापमान कम, क्योंकि पानी अधिक समय तक भरा रहा आपके खेत में तो ऑब्वियसली बात है भूमि का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, को समझ में आया होगा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, प्रश्न चौथा है जल निकास के तरीके या विधियों को समझाइए। तो दोस्तों दो विधियां होती है, एक है पृष्ठीय जल निकास और दूसरा मैं आपको आगे बताऊंगा वो होता है आपका भूमिगत जल निकास। तो पृष्ठीय जल निकास को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इसमें क्या है, इस विधि में नालियां भूमि के ऊपर बनाई जाती हैं तथा जल को ऊपरी सतह से बाहर निकाला जाता है। यह नालियां स्थायी अथवा अस्थायी दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इसमें कटआउट भी बनाई जा सकती है। तो पृष्ठीय जल निकास में कुछ नहीं है, अगर डेफिनेशन भी पूछे तो भी आप लोग बता सकते हो। क्या है दोस्तों, इस विधि में नालियां भूमि के कहाँ बनाई जाती हैं? जस्ट ऊपर। जैसे आपका खेत है तो उसके ऊपर क्या बना दिया आपने? पानी निकालने के लिए यूं ऐसे ही अपन खेत में क्या बना देते हैं? यूं नालियां बना दी और ऊपर से ही पानी बाहर निकल जाता है। पानी आपका खेत में भरा, नालियां आपके ऊपर बनी रही हैं और पानी क्या है वहां पर भर कर नहीं, पानी नालियों के द्वारा ही ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और यह नालियां स्थायी अस्थायी बनाई जाती हैं। तो या तो उन नालियों को आप पक्का कर दीजिए, पक्का बना दिया आपने, सीमेंट से बना दी तो पक्की नालियां, और अस्थायी आप माटी से बना देते हैं तो स्थायी नालियां। दूसरा समझ लीजिए दोस्तों भूमिगत जल निकास का। भूमिगत जल निकास जो है आपका, इसमें नालियां भूमि के नीचे बनाई जाती है। भूमि के नीचे का मतलब है दोस्तों, भूमि जैसे आपकी ऊपर जो है उसके नीचे आप कैसे भी नालियां बना सकते हैं। भूमि के नीचे से मतलब ये है कि आपकी मिट्टी के 10 नीचे आपकी गहराई जो है आपको कितनी रखे जो भी है नालियां हमेशा पक्की बनाई जाती है। कच्ची तो बनाई जा सकती है, भी आप समझ सकते हो। या तो आप कंकड़ ईंट की आप नीचे कैसे बना दीजिए, या पाइप डाल दीजिए लोहे का, आप प्लास्टिक का पाइप, मतलब जो भी आप कहने का मतलब पक्की नालियां बनाई जाती है, वो परमानेंटली होती हैं ये वाली नालियां।
इन नालियों को उन क्षेत्रों में अधिक बनाया जाता है जहां पर वर्षा अधिक तथा जल निकास की समस्या होती है। बिल्कुल, जहां पर आप इस नालियों कहाँ पर बनाए तो उन क्षेत्रों में अधिक बनाया जाता है जहां पर वर्षा तो अधिक होती है, पानी अगर अधिक बरसेगा तो ये नालियां आपको परमानेंटली बनानी पड़ेंगी, क्योंकि भूमि क्षरण का समस्या रहती है तो इन नालियों को बनाना पड़ता है। भूमि क्षरण तो आप लोग जानते हो कि पानी के द्वारा मिट्टी जो बह जाती है उसको भूमि क्षरण कहते हैं। और वर्षा अधिक तथा जल निकास की समस्या वहां पर, देखिए जल निकास की समस्या कहाँ पर होगी, आप अच्छी तरह समझ सकते जहां पर बरसात अधिक होगी। समझ में आया होगा ये वाला दोस्तों क्वेश्चन। आपको कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो आपके कमेंट बॉक्स में लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न नंबर 5वां है, भूमिगत जल निकास के गुण या लाभ एवं दोष हानि। कहने का मतलब या तो गुण पूछे तो लाभ गुण एक ही है और दोष हानि एक ही है, समझ सकते हैं आप लोग। तो लाभ की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो लाभ है वो ये है कि भूमि में कृषि क्रियाएं करने में जैसे जुताई आदि में अड़चन नहीं आती है। बिल्कुल भूमिगत, क्योंकि जो नालियां हैं दोस्तों, क्योंकि भूमि के नीचे बनाई जा रही है, मिट्टी के नीचे बनाई जा रही है, जब नीचे बनाई जा रही है तो उससे लाभ तो अपन को ये ही है कि जो भी कृषि के जुताई बुवाई आदि करने में कोई समस्या नहीं होगी, कोई अड़चन नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, भूमि में एक बार नालियां बनने के बाद बार बार मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती। सही बात है, क्योंकि हमने नीचे एक बार परमानेंटली बना दी, पक्की बना दी, या तो पाइप डाल दिया, जो भी डाल दिया आपने, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, परमानेंटली उसकी मरम्मत नहीं करानी पड़ेगी एक बार में। क्योंकि जो कच्ची बनाते हैं, जैसे भूमि ऊपर होती है, पृष्ठीय नालियों की बात करें तो वो जल्दी जल्दी टूट जाती हैं, उनको बार बार मरम्मत करानी पड़ती है, ये उसमें प्रॉब्लम है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मरम्मत करानी नहीं पड़ती। तीसरा पॉइंट है, मृदा अपरदन की समस्या नहीं होती। सही बात है, क्योंकि वो मिट्टी के नीचे बनाई जा रही है, भूमि के नीचे बनाई जा रही है तो मृदा अपरदन की समस्या होगी ही नहीं, क्योंकि पानी नीचे से मिट्टी को भा ही नहीं सकता है। बहुत अच्छी बात है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, इसको समझ लीजिए, भूमि का उपजाऊ भाग नष्ट होने से बच जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उपजाऊपन ऊपर रहता है और नालियां नीचे, तो बच जाएगा। अब इसकी हानि भी देख ले सकते हो आप लोग। हानि जो है, पहली बार बनाने में खर्चा अधिक होता है। सही बात है, जब पक्की नालियां बनाएंगे, हम नीचे बनाएंगे तो खर्चा अधिक आएगा। दूसरा हानि, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो तकनीकी ज्ञान की हम बात समझें कि आपके टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई नीचे कोई किसान तो इसको बना नहीं सकता, इसलिए तकनीकी ज्ञान की इसमें आवश्यकता आपको पड़ती है। तीसरा पॉइंट समझ लीजिए दोस्तों, इन नालियों का आकार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये परमानेंट नीचे बन चुकी हैं। अगर आप चाहो कि इनको छोटी कर लें या बड़ी कर लें तो इनको आकार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये भूमि के नीचे हैं। इसलिए समझ में आएगा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृष्ठीय जल निकास में भूमिगत जल निकास में जो आपकी नालियां हैं उनमें अंतर बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझिए इसको। पृष्ठीय नालियों में इन नालियों के निर्माण की प्रारंभिक लागत कम आती है, क्योंकि ऊपर जो नालियां बनाई जाती हैं उनकी जो लागत होती है, जो खर्चा आता है वो बिल्कुल कम आता है। और भूमिगत जो नालियां होती हैं उनकी प्रारंभिक लागत क्या आती है, बिल्कुल अधिक आती है। क्यों आती है, क्योंकि शुरुआत में जब बनाएंगे आप लोग तो उसकी क्या है, आपको लागत अधिक आती है। दूसरा पॉइंट है, इन नालियों से मृदा कटाव की संभावना रहती है। बिल्कुल, क्योंकि ऊपर बनाई जाती है तो आपकी मिट्टी पानी के द्वारा कट सकती है और पानी के साथ बह सकती है, लेकिन इसमें कटाव की संभावना कोई रहती नहीं है, क्योंकि नालियां कहां पर बनाई जा रही है, नीचे भूमि के अंदर। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, इनके कारण कृषि कार्यों को पूरा करने में बाधा उत्पन्न होती है। बिल्कुल, इसमें क्या होता है, पृष्ठीय नालियों में, क्योंकि नालियां आपने बना दी तो कृषि क्रिया जुताई बुबाई आदि करने में बहुत समस्या आएगी, क्योंकि ऊपर बनी हुई है। लेकिन भूमिगत नालियां में कृषि करने कोई बाधा नहीं आती कृषि क्रिया करने में, क्योंकि ये कहाँ है, भूमि के नीचे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों चौथा, इन नालियों की मरम्मत में समय व धन कम लगता है। बिल्कुल, ऊपर बनाई है तो बिल्कुल खर्चा कम आएगा, कच्ची है दूसरी बात, और इनमें धन एवं श्रम भी अधिक लगता है, क्योंकि अगर टूट गई गलती से भी तो इनमें खर्चा भी अधिक आएगा और मेहनत भी अधिक लगेगी। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, भूमि की ऊपरी सतह पर लवण एकत्र हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पानी निकलता है तो आपके जो लवण होते हैं वो ऊपर एकत्र हो जाते हैं, लेकिन भूमि की सतह पर लवण एकत्र नहीं होते। कौन से, भूमिगत नालियों में। बिल्कुल, क्योंकि भूमि की जो नालियां हैं वो आपकी जो इसमें भूमिगत नालियां वो नीचे बनाई जा रही हैं, तो इसमें लवण एकत्रित होने का कोई भी सवाल नहीं उठता है। जब पृष्ठीय नाली ऊपर बनाई जा रही हैं तो इसमें लवण एकत्रित हो जाते हैं। लास्ट पॉइंट देख लीजिए आप, तो खेत का क्षेत्रफल कम हो जाता है, खेत के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पृष्ठीय नालियों में खेत के क्षेत्रफल कम हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें नालियां जब खेत पे ऊपर बनाई जाती हैं तो क्षेत्रफल कम होने का, बिल्कुल, क्योंकि क्षेत्रफल कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि नालियां बहुत सारी जगह घेर लेंगी तो क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ जाएगा। लेकिन भूमिगत नालियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका रीजन यही है कि जो नालियां हैं भूमिगत वो आपकी भूमि के नीचे बनाई जाती हैं। जब भूमि के नीचे बनाई जाती हैं तो वो कोई क्षेत्रफल घेरती नहीं है। जब क्षेत्रफल नहीं घेरती तो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्षेत्रफल जैसा का तैसा बना रहता है। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आगे पूछा जा सकता है आपके जो भी एग्जाम है, इसको आप लोग अच्छी तरह से दोस्तों आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। आगे बात कर लेते हैं।
जल निकास की विभिन्न प्रणालियों का वर्णन कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। जल निकास की विभिन्न प्रणाली कौन कौन सी प्रणालियां होती हैं, इसको अच्छे से समझिए। तो जैसे सबसे पहली है प्राकृतिक प्रणाली। ये क्या होती है, अब बस 3 प्रणाली होती हैं, तीनों को देख लीजिए। प्राकृतिक प्रणाली, हेरिंगबोन प्रणाली और तीसरी है ग्रीडी-रॉन प्रणाली। सबसे पहले जो प्राकृतिक प्रणाली है, इस प्रणाली में क्या होता है, नालियां भूमि की ढाल के अनुसार, जैसे आपकी भूमि है जिधर ढाल है उसी के अनुसार क्या है, नालियां पर बना देते हैं और अंत में मुख्य नाली के द्वारा जल को तालाब में पहुंचा देती है। जो अंत में क्या करते हैं, जो नाली बनाई जाती हैं उसी में उन नालियों को, सहायक नालियां होती हैं, उनको जोड़ दिया जाता है और ढाल के अनुसार ये नालियां बनती हैं और अंत में क्या होता है, पानी तालाब तक पहुंच जाता है मुख्य नाली के द्वारा। दूसरा है दोस्तों हेरिंगबोन प्रणाली। तो हेरिंगबोन जो प्रणाली है, इस प्रणाली के अंतर्गत मुख्य नाली खेतों के कहाँ बनाई जाती है, बीचों बीच। जो नाली कहाँ बनाई जाती है, बिल्कुल खेत के बीच में बनाई जाती है, ढाल से कोई मतलब नहीं होता है इसमें। एवं सहायक नालियां इसमें आकर मिल जाती है इधर उधर से। जैसे बीच में नाली बनी है तो इधर से और इधर से दोनों साइड से आप क्या करेंगे, इसमें जो सहायक नाली है वो जुड़ जाती है। उस सहायक नालियों द्वारा क्या आता है, जो पानी खेत में आपको वो बहकर आपकी मुख्य नाली में आ जाता है और मुख्य नाली द्वारा आपका पानी बाहर निकल जाता है। तीसरा है दोस्तों ग्रीडी-रॉन प्रणाली। आपकी जो ग्रीडी-रॉन प्रणाली है इसको देख लीजिए थोड़ा सा। इस प्रणाली में क्या होता है कि मुख्य नाली भूमि के निचले धरातल पर, मतलब धरातल जो है नीचे, वहां पर इस नाली, जो मुख्य नाली है वहां पर बनाई जाती है इसको मुख्य नाली। और इसमें जो और सहायक नाली, मतलब इसमें छोटी छोटी और जो सहायक नाली है इसमें आकर मिल जाती हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें जो आपकी मुख्य नाली होती है वो तो आपके धरातल के निचले वाले सिरे पर बनाई जाती है, बिल्कुल नीचे वाले सिरे पर, और धरातल पर बनाई जाती है बिल्कुल नीचे वाले सिरे पर, और अन्य सहायक नालियां इसमें आकर के मिल जाती है। तो तीनों प्रणाली हैं, तीनों प्रणाली को आप लोग याद कर लेना, प्राकृतिक प्रणाली, हेरिंगबोन प्रणाली और ग्रीडी-रॉन प्रणाली। तीनों की प्रॉब्लम क्या है ये थोड़ा सा समझना है, आपकी मेन पॉइंट क्या है इसको आप समझना है। प्राकृतिक प्रणाली में आपको ढाल का विशेष ध्यान रखना है, हेरिंगबोन प्रणाली में आपको बीच वाली नाली बनाना, बीच में मुख्य नाली, और ग्रीडी-रॉन में धरातल के नीचे आपको नाली बनाना है जो कि मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए दोस्तों, 8वां क्वेश्चन है जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो जल निकास को प्रभावित करने वाले कारक, वैसे तो बहुत सारे कारक हैं। जैसे पहला कारक, जैसे भूमि की ढाल की बात करें तो ढाल के अनुसार हम नाली बनाएंगे, ढाल के अनुसार ही खेती करेंगे। तो भूमि की ढाल है, भूमि की आपकी कीमत है, भूमि की किस्म है, अनावश्यक जल की मात्रा, पैदा की जाने वाली फसल, बहुत सारे आपके पॉइंट्स होते हैं। इसको अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। दोस्तों सब भूमि की ढाल की बात करते हैं तो अधिक ढाल वाली भूमि में मेड़बंदी की जाती है तथा सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। बिल्कुल, अगर आपको समझ सकते हो कि ढाल अगर ज़्यादा है, भूमि अगर ज़्यादा ढाल वाली है तो उसमें मेड़बंदी करेंगे क्योंकि पानी उसमें रोकना है अपन को, और सीढ़ी नुमा खेती की जाएगी। सीढ़ी नुमा इस तरह से समुच्च खेती जिसको बोला जाता है वो खेती की जाएगी, जिससे आप उस पर जो, क्योंकि पानी बहकर उस मिट्टी को ना ले जाए, इसलिए सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। कौन सी, भूमि की ढाल, ठीक है ना। दूसरा कौन सा प्रभाव करता है, भूमि की किस्म। भूमि की किस्म कैसे प्रभावित करती है, चिकनी दोमट मृदा है तो उसमें खुली नालियां का प्रयोग करेंगे अपन, बनाएंगे वहाँ पर। हल्की मृदा है तो कटाव को कम रोकेंगे, मिट्टी का कटाव होगा हल्की मृदा में, तो उसमें हम लोग क्या करें, भूमिगत नालियों का निर्माण करेंगे। तो ये भी भूमि की किस्म इसको प्रभावित करती है जल निकास को। भूमि की कीमत कैसे करती है, भूमि की कीमत की बात कर रहे हैं कि भूमि की कीमत अधिक, अगर जिस भूमि है आपकी उसकी कीमत अधिक है तो अपन क्या करेंगे कि मृदा का कटाव ना हो, पानी ना बहे, तो उसमें ये हम लोग करेंगे कि वहाँ पर आपकी पक्की नालियाँ बनाने की कोशिश, भूमिगत नाली बनाने की कोशिश करेंगे, और खुली नालियाँ जो होती हैं वहाँ पर खुली नालियाँ बनाएंगे आपकी, जहाँ की कीमत कम होगी। तो इस तरह से आपकी भूमि की कीमत इसको प्रभावित करती है। चौथा पॉइंट है अनावश्यक जल की मात्रा। अनावश्यक जल की मात्रा ऐसे, जैसे मान के चलिए ज़्यादा जल हो, ज़्यादा पानी वर्षा है, कहने मतलब वहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा एकत्रित होती है, तो कह सकते हैं वहाँ पर हमको पक्की नालियाँ बनाना आवश्यक होगा, क्योंकि पक्की नालियाँ बनाएंगे तो इससे आपका जो पानी है वो अच्छी तरीके से बाहर निकल सके। तो वहाँ पर आप लोग पक्की नाली, और जैसे जल की मात्रा कम है, अनावश्यक जल क्या है, कम है, तो वहाँ पर आप कह सकते हो जो नालियाँ हैं वो आप खुली बना सकते हो, तो उनसे भी काम चलाया जा सकता है, क्योंकि कम पानी है। तो आप जो खुली नालियाँ बना दीजिए, पृष्ठीय नालियाँ, कच्ची नालियाँ भी आप बना लीजिए, तो उसके द्वारा आप पानी बाहर निकल जाएगा। लास्ट पॉइंट है दोस्तों 5वां, पैदा की जाने वाली फसलें। बिल्कुल ये भी डिपेंड करता है कि मान के चलिए कुछ ऐसी फसलें जिनको पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है तो नाली आप कच्ची बना दीजिए, तो जिससे पानी कम मात्रा में भी आप निकले, क्योंकि वो पानी वहाँ पे यूज, जैसे मान के चलिए आप धान को उगाते हो, तो धान के लिए आप लोग अच्छी तरह समझते हो कि उसके लिए पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। अब अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी तो आप लोग कह सकते हो वहाँ पर जल निकास करने की ज़्यादा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो नाली अपन ऐसे ही बना सकते हैं जिससे पानी थोड़ा बहुत निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो खेत में भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी जैसे मान के चलिए सूखी फसल, तो वहाँ पर थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महत्वपूर्ण जो है सिंचाई एवं जल निकास में अंतर, इस चैप्टर का जो कि लास्ट क्वेश्चन समझिए आप लोग। तो जो लास्ट क्वेश्चन है उसको जल्दी से समझ लीजिए आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिंचाई, खेत में पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं, सब लोग जानते हैं। अगर खेत में हम लोग पानी दे रहे हैं तो उस क्रिया को क्या कहेंगे, सिंचाई कहते हैं। जल निकास, जैसे आपको पहले ही बताया, खेत से पानी बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, जल निकास कहते हैं। पानी को अगर खेत से बाहर निकालें तो उस क्रिया को क्या कह रहे हैं, जल निकास कहते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सिंचाई हेतु नालियां खेतों से ऊंची बनाई जाती हैं। बिल्कुल, अगर सिंचाई हेतु नालियां कब बनाई जाएंगी, आपकी खेतों के जस्ट ऊपर, और जल निकास नाली धरातल से नीचे बनाई जाती है, क्योंकि पानी को हमको बाहर निकालना है। बाहर निकालना है तो बिल्कुल थोड़ा ढलान के अनुसार धरातल से बिल्कुल नीचे टाइप से बनाना, जिससे पानी बह करके बाहर निकल जाए। तीसरा है दोस्तों, सिंचाई नालियों की आवश्यकता वर्ष भर होती है। बिल्कुल, क्योंकि पानी आपको, जैसे फसल तो आप वर्ष भर बोते हो, वर्ष भर करते हो, तो उसकी आवश्यकता आपको वर्ष भर पड़ेगी। लेकिन इन नालियों की आवश्यकता सिर्फ वर्षा ऋतु में होती है। बिल्कुल, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही आपकी बारिश होती है, और बारिश जो होती है वो खेत में पानी भर जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन नालियों की आवश्यकता पड़ेगी, जल निकास की आवश्यकता पड़ती है। सिंचाई से जल स्तर ऊपर उठता है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। सिंचाई, क्योंकि हम खेत में पानी भरेंगे, डालेंगे, तो आपको उसका जल स्तर ऊपर उठ जाएगा। लेकिन जल निकास से जल स्तर नीचे गिरता है। बिल्कुल, क्योंकि भूमि का जल स्तर नीचे क्यों गिरता है, क्योंकि पानी को हम लोग बाहर निकालें। जब बाहर निकालेंगे, पानी की मात्रा को बाहर करेंगे, तो जल स्तर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, सिंचाई का पानी घरेलू उपयोग में लाया जा सकता है। क्योंकि हम जब सिंचाई करते हैं तो आप लोग समझ सकते हो कि सिंचाई का पानी आप जो जैसे बोरिंग से आप ला रहे हैं, कुआं से आप लोग उसका यूज़ कर रहे हो, तो वो पानी आप लोग घरेलू, जैसे भी आपको, जिसमें भी पीने के लिए आपको यूज़ करना है, जो भी आपको यूज़ करना है, तो उसमें आप लोग उपयोग कर सकते हो सिंचाई का पानी। लेकिन जल निकास का, क्योंकि जब खेत से बहकर जा रहा है तो पानी आपको उसमें लवण भी आ जाते हैं, उसमें और भी तत्व आ जाते हैं, तो जिसका हम घरेलू उपयोग में, पीने के रूप में, और भी कामों में उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब, जल निकास का पानी घरेलू उपयोग में नहीं लाया जा सकता। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, आज का चैप्टर आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स आप लोग दिखा जरूर, आप लिख के बताएं। और दोस्तों, आगे भी हम इस तरह से वीडियो आपको, आगे मतलब कल परसों इस तरह से हम आपको रोज़ एक चैप्टर की वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। तो आप लोग चिंता ना करें, हम वीडियो आपको रोज़ भेजते रहेंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।